हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की जीके क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ही नहीं है, सिर्फ बाकी जो आपके एग्जाम्स है जिसमें आपका जीके वाला पोर्शन अगर आ रहा है, जैसे कि यूपी में पूछा जाएगा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को जरूर फॉलो करें, उनको भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इससे पहले भी मैंने जो है कुछ पार्ट इसके अपलोड करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो प्लीज उन वीडियो को जरूर रेफर करो, क्योंकि अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में जो है आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जीके वाले पार्ट से। और वहां पे क्या है कि जीके वाले पार्ट में से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो वो आपके लिए जो है मतलब एक गेम चेंजर टाइप का बनेगा। ठीक है, क्योंकि जीके के लिए कोई ज्यादा किसी ने प्रिपेयर नहीं करा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करते हो और फिर आपके क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं तो आप बहुत लकी होगे। ठीक है, तो वो जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए उनको भी प्लीज एक बार जरूर देख लेना। जिसने नहीं देखा, 12 जून को जो है एम्स वालों का एग्जाम है और यूपी वालों का तो पास में आ ही गया है लगभग। ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर देखो। और बाकी किसी अदर स्टेट का भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, जीके क्वेश्चंस अगर उसमें आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो जो है उनका मैंने उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, प्लीज जाके उसको देखो। और जितने इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें बताई हैं उनको प्लीज नोट डाउन कर लेना, जहां पे आपको लगता है कि ये चीज मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, और उसको प्लीज याद कर लो। ठीक है, और मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कोई भी ऐसा फालतू का टॉपिक नहीं है कि मैंने खाली तुक्का लगाया कि चलो ये भी करवा दे वो भी करवा दे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो वो अगर हमारे लिए गेम चेंजर बन सकता है तो फिर क्या ही बात रह गई। ठीक है ना, तो उन वीडियोस को प्लीज जरूर देखो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट की 10 मिनट की ऐसी वीडियोस है, उनको देख लोगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको। क्लियर है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे वो थोड़ा स्टैटिक वाले पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों वाले पार्ट पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंटली, फाइनेंस के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, या रेलवे के मिनिस्टर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, लोकसभा के स्पीकर कौन है। ये क्वेश्चन जो आरबीआई का गवर्नर वाला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर आया था 2022 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलते, पेपर कहीं भी नहीं मिलते, लेकिन जब प्रीवियस ईयर मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी, लाइव डिस्कशन हुआ था एग्जाम के तुरंत बाद, तो उनमें से किसी एक ने बोला था कि ये क्वेश्चन आया है कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो उसी टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा है मतलब जो मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे, तो पहला है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, रेलवे मिनिस्ट्री किसके हाथ में है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, क्या है, श्री अश्विनी वैष्णव। तो ये नाम आपको याद रखना है, चाहो तो अभी कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको नोट करो। ठीक है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमारे पास है मिनिस्टर ऑफ आयुष। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री आपको पता होगा जो आपकी यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सब से जो डील करते हैं मिनिस्ट्री। ठीक है, उनके जो मिनिस्टर है वो कौन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला नोट करना चाहो तो कर सकते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वरना अगर नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, एमएसएमई का कौन है, तो श्री नारायण टटू राणे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री पीयूष गोयल। तो श्री पीयूष गोयल का नाम आपको टेक्सटाइल मिनिस्टर या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर से नाम याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर तो देखो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी एजुकेशन अपनी पूरी करने जा रहे हो। तो उनके मिनिस्टर कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन हो गए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम काफी ज्यादा न्यूज में रहता है।
ठीक है, तो इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर के नाम से जानते हैं, चाहो तो आप पूरा नाम देख सकते हो, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर का मतलब जो भी हमारी कंट्री के साथ दूसरी कंट्रीज के रिलेशंस होते हैं, उनमें जो भी हमारे डायलेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे बातें होती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, वो सब इनके अंडर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, श्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके बाद है? श्रीमती स्मृति ईरानी। ये चीज आपको याद रखनी है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के? तो श्री राजनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफेंस में आपकी सभी फोर्सेस आ जाती हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। ठीक है, ये सब फोर्सेस आ जाती हैं, और बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके बाद है? श्री राजनाथ सिंह। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि होम मिनिस्टर कौन है, या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है, या होम अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अमित शाह। तो अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो रोड वगैरह का काम जिसके अंडर है, जिस मिनिस्ट्री में है, वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हो गई। और इसके जो देख रेख कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? श्री नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, तो नितिन गडकरी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि करंटली फाइनेंस मिनिस्टर 2023 में अभी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये नोट करते हो जाना। अब मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब हम लोग यहां पर कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब है, यहां चलता हूं, ऑपरेशंस का मतलब है कि कुछ इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें काफी सारे इंडियंस को जो है इवैक्यूएट किया गया है अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे आपका 2022 का भी ये क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि रिसेंट ये पिछले साल का है, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा क्या था? 2022 में कंडक्ट हुआ था। इट इज एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स हु आर करंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। द टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आर करंटली हाइटेंड। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अभी जो 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी, तो जो है यूक्रेन में जो भी मतलब इंडियंस फंसे हुए थे, उनको इंडिया वापस लाने के लिए एक मिशन चलाया गया था। आपने उस टाइम पर न्यूज में भी काफी सुना होगा कि यूक्रेन से काफी ज्यादा भारतीयों को जो है लाया गया था वापस। इंडियन एयरफोर्स के काफी सारे जो है यहाँ से एयरक्राफ्ट गए थे। ठीक है, तो उस ऑपरेशन या उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था मिशन गंगा या ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है हमारे यहाँ काफी ज्यादा जो था चर्चा में था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे चर्चा में था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन गंगा जो है किस चीज से रिलेटेड है, ये पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर से इसमें से कौन सा ऑपरेशन रिलेटेड है जो इंडिया ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा आपको याद रखना है, जिसमें सभी भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया था जो वहां पर फंसे हुए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये 2023 में हुई, ये तो बहुत ही रिसेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन दोस्त कहां पर हुआ था और क्यों हुआ था? तो ऑपरेशन दोस्त इज एन ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट सीरिया एंड टर्की फॉलोइंग अ वायलेंट अर्थक्वेक दैट डिवास्टेटेड बोथ कंट्रीज ऑन February 6, 2023। ठीक है, तो क्या हुआ था? 6 फरवरी 2023 को आप सभी को पता है कि एक भूकंप आया था, जो एक अर्थक्वेक आया था। ठीक है, कहाँ आया था? टर्की में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि टर्की जो कंट्री है, उसका नाम भी चेंज हो चुका है लास्ट ईयर 2022 में, और उसका नाम अभी तुर्की हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। भले यहाँ पर टर्की लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका नाम चेंज हो चुका है। क्या है? तुर्की है। ठीक है, TURKIYE। ठीक है, ये याद रखना। तो सीरिया और तुर्की वाले रीजन में जो है आपका जो भी अर्थक्वेक आया था, तो वहां पे क्या करा था? इंडिया ने अपनी हेल्प भेजी थी वहां पर, जितने भी लोग फंसे थे उनको मदद करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, और इसके पीछे एक कहानी भी शायद आपने सुनी होगी, अगर आप करंट अफेयर वगैरह में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट रखते हो। तो ये जो दोस्त टर्म था ना, ये दोस्त टर्म का मतलब इंडिया में जो होता है और वही जो टर्म है उसका मतलब जो आपका तुर्की में होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। दोस्त मीन्स फ्रेंड। ठीक है, तो इंडिया में भी इसका मतलब फ्रेंड होता है और तुर्की में भी इसका मतलब फ्रेंड ही होता है। तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। और क्यों हुआ था?
सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें जो लोग मारे गए थे, जो लोग फंसे थे, उनको बचाने के लिए इंडिया की तरफ से हेल्प खींची गई थी। ठीक है, और इस मिशन में ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियंस को वापस ले जाने के लिए इस मिशन को कंडक्ट करवाया गया था, ये सिर्फ टर्की को हेल्प करने के लिए था। वहां के जितने लोग हों, या चाहे वो इंडियंस हो या चाहे किसी भी और कंट्री के हो या फिर वहीं खुद की उस कंट्री के हो, ठीक है, तो सबको बचाने के लिए ये हेल्प की गई थी। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2023 में अभी हुआ है, कुछ ही दिन पहले हुआ है ये, ठीक है, तो ये भी बहुत करंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी क्या है? द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड ऑपरेशन कावेरी टू रेस्क्यू ओवर 3000 इंडियन पीपल स्ट्रैंडेड इन सूडान, एन अफ्रीकन कंट्री टेंस ड्यू टू फाइटिंग बिटवीन द आर्मी एंड अ पैरामिलिट्री फोर्स। According to Foreign Minister S. Jaishankar, some 500 Indians have arrived at Port Sudan and the government is working to bring them home through ships and aircraft. ठीक है, तो अभी देखो हुआ क्या था, ये ऑपरेशन जो कावेरी है ये सूडान में कंडक्ट किया गया था इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो सूडान में हुआ क्या था, सूडान एक क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था कि लड़ाइयां हो गई थी, मतलब आप सोच सकते हो कि यहां पर जो एक गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, मतलब जो आपका इंटरनल वॉर होता है ना, ठीक है, तो वो हो गया था। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो वहां की आर्मी थी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उनमें आपस में जो लड़ाइयां चल रही थी और काफी ज्यादा जो सिचुएशन थी वहां पर क्रिटिकल हो गई थी। ठीक है, तो वहां पर ऐसा था कि जो जिसको दिख रहा है वहां पर वो उसको मार दे रहा है, तो ऐसी टाइप की सिचुएशन आ गई थी अभी सूडान में कुछ ही दिन पहले। तो फिर क्या था कि वहां पर काफी सारे इंडियंस जो है वो काम करते हैं वो वहां पर फंस गए थे। ठीक है, तो उन्हें हेल्प चाहिए थे कि इंडिया हमें वापस ले जाया जाए। तो क्या हुआ था कि यहां से ऑपरेशन कावेरी कंडक्ट किया गया था, जिसमें 500 इंडियंस को जो है वहां से वापस निकाल के भारत लाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 3 ऑपरेशन हमने पढ़े, और ठीक है, पहला वाला हमने जो पढ़ा ऑपरेशन गंगा, गंगा किसके लिए था, यूक्रेन वॉर वाले के लिए। ठीक है, यूक्रेन से इंडियंस को बचाने के लिए। दूसरा वाला क्या था, ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की में हुआ था। ठीक है, वहां पर भूकंप आया था इसलिए वहां पर हेल्प दी थी ऑपरेशन दोस्त में। और तीसरा ऑपरेशन कावेरी, जिसमें सूडान में इंडियंस जो फंसे हुए थे उनको वापस लाया गया था। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑपरेशन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कुछ पोस्ट के, जैसे मैंने भी बताया था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो इस टाइप का नेम ऑफ द पोस्ट, मतलब हम पोस्ट पढ़ेंगे और उस पोस्ट पे कौन अभी ऑफिसर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, और वही क्या है, हमारे चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका अपॉइंटमेंट अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था, इसलिए ये न्यूज में भी काफी थे, क्योंकि इनसे पहले वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर भी और स्टैटिक वाला पार्ट भी है, तो दोनों से रिलेशन जो रखता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हु इज द लोकसभा स्पीकर, ठीक है, या हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर, या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लीडर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के लीडर कौन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये याद रखना है, लोकसभा के कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद राज्यसभा के लीडर कौन है, श्री पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जी के बारे में अभी हमने कुछ और भी पढ़ा था कि उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो आई थिंक आपने रिकॉल कर लिया होगा अगर आपने अच्छे से प्रीवियस वाला पार्ट देखा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपसे पूछा सकता है, तो कौन है, आर वेंकटरमणी। ठीक है, तो आर वेंकटरमणी जो है हमारे कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी छोड़ सकते हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट में लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या NSA भी पूछा जा सकता है, इन्हें शॉर्ट में जो ये पोस्ट होती है इसे NSA भी बोला जा सकता है। तो इसे जो है आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐसे भी रखा जा सकता है कि हु इज द करंट NSA ऑफ इंडिया। NSA का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? इनका करेक्ट आंसर है सुमन बेरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई का गवर्नर कौन है? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका नाम जो है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसे निमोनिक्स टाइप के मन में सोच लिया करो कि भाई आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई इज रिलेटेड टू बैंक एंड बैंक हैज मनी। ठीक है, तो मनी जिसके पास होगा एंड उनके पास शक्ति काफी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब उनके पास खुद का नहीं है वो, लेकिन फिर भी ऐसे एक क्रोनोलॉजी बना के आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके याद करा करो। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हो गए? आपके शक्तिकांत दास। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ रॉ। ठीक है, तो रॉ आपको पता होगा, रॉ का नाम आपने सुना होगा, एक स्पेशल एजेंसी होती है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में काफी ज्यादा अपना रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो उनके डायरेक्टर कौन है? सामंत गोयल। ठीक है, तो सामंत गोयल किसके हैं? रॉ के डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ आईबी। ठीक है, आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये भी आपका इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही रहता है, ये वाला जो सेगमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और इनके डायरेक्टर हैं तापन देका। ठीक है, तो तापन देका जो है इसके डायरेक्टर हो गया। फिर आईबी का देख लिया, अब आप सीबीआई के डायरेक्टर देखो। ठीक है, तो सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? सुबोध जायसवाल। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। ठीक है, तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। तो ये भी नाम याद रखना, दिनकर गुप्ता जी का जो नाम है अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एनएसजी। ठीक है, एनएसजी कमांडोज के बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा। जो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो उनके साइड में जो सिक्योरिटी चलती है वो एनएसजी कमांडोज की चलती है। ठीक है, उसमें एनएसजी कमांडोज भी हैं। तो वो ही जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? उस एजेंसी के एमए गणपति। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इसरो के चेयरमैन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो गूगल से सर्च करके बताओगे, सो दैट कि आपको भी पता चल जाए। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? बेसिकली ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, तो अब थोड़ा हिंट भी दे दिया मैंने। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। क्लियर है? तो एस सोमनाथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेबी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो सेबी के चेयरमैन है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेबी में बता देता हूँ, बेसिकली होता है कि सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हमारी कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है, करेंसीज, मतलब जो भी स्टॉक्स का खरीदना बेचना ये सब चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर एक मॉनिटर करने के लिए जो एजेंसी है उसका नाम सेबी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मधाबीपुरी भुज। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसरो का जरूर याद रखना। फिर ये तीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के चीफ हमारे कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, कौन है? जनरल मनोज पांडे। फिर नेक्स्ट है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो नेवी मतलब आर्मी स्टाफ के चीफ का मतलब है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी जो हाईएस्ट रैंक होती है, हाईएस्ट पोस्ट होती है, उन पर कौन बैठा हुआ है इस टाइम पे? जनरल मनोज पांडे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? जनरल होती है। जनरल ऑफ इंडियन आर्मी इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी। ठीक है, इसी तरीके से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। तो नेवल स्टाफ यानी कि जो नेवी के सबसे बड़े चीफ है या सबसे हाई रैंक पर हैं वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, तो एडमिरल रैंक होती है सबसे ऊपर, तो वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। उसके बाद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ कौन है? सबसे ऊपर रैंक पे कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल ये इनकी रैंक है और वी आर चौधरी उनका नाम है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई? तो ये हमारा जो है कंप्लीट डिस्कशन था इसके ऊपर। मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं एंड मैं पूरी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो जो फॉलो कर रहा है मुझे, जो मेरी बातें समझ रहा है, सुन रहा है, तो उसको एडवांटेज होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये सब मैं ऐसी फालतू में नहीं करा रहा, क्योंकि इसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करी, उसके बाद ये सब मटेरियल अरेंज करा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए वहां से, वेबसाइट से, और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा फिर मैंने उसके बाद ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो प्रीवियस वाले पार्ट कराए हैं 4-5 जो भी मैंने करवाए हैं वो भी जाकर आप प्लीज देख लो,
उससे भी आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी कुछ और भी अपलोड करूंगा मैं आगे, तो वो भी जरूर देख लेना। तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसके रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मजा आया हो इसमें, तो प्लीज इसको जरूर लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। क्लियर है? तो अब इस अपना डिस्कशन यही खत्म करते हैं। बाकी किसी चीज में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।